जब आप पैदा हुए थे तब भी रो रहे थे और आपके माँ बाप हंस रहे थे कि मेरा राजा बेटा और मेरी रानी बेटिया आगे चल के नाम रोशन करेगी, और आप क्या कर रहे हैं? दुनिया के सभी काम कर रहे हैं परंतु पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। दुनिया के सभी कामों को छोड़कर और पढ़ाई ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सफलता आपकी मेहनत ही तय करेगी कि आप कितने उसके लायक है या नालायक। जय हिंद दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की कड़ी में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण भाग 6 पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज है। और इसके अंतर्गत हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी का, उसे हम क्या करेंगे, आज हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो चलिए केमिस्ट्री भाग 6 में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न है एक्सरसाइज का, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए हम इसे BM टिक करते हैं। तो देखिए, कह रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? अगर मैग्नीशियम रिबन को हमें साफ वायु में जलाना है तो उससे पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर एवं नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। फिर से समझिए, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर एवं नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो कि Mg रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसीलिए इसे वायु में जलाने से पहले सरेश पत्र से रगड़कर साफ कर लिया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, किसी पदार्थ X, माने पदार्थ का नाम नहीं दिया गया है, उसे माना गया X, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। सफ़ेदी मीन्स होता है चूना, या उसे कलर करना भी बोल सकते हैं। तो किस पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र भी लिखिए। तो देखिए, जो सफ़ेदी कराने के लिए पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है? यह 1 नंबर के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसका नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना, और इसका जो सूत्र होता है वह होता है CaO। क्या होता है? CaO। इसी में दूसरा प्रश्न है, ऊपर 1 में लिखे गए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया को लिखे। यानी अब देखिए, CaO जो है वो ऊपर में पदार्थ दिया गया है, उसका कह रहा है जल के साथ अभिक्रिया को बताए। तो देखिए, जल के साथ X पदार्थ की अभिक्रिया। तो देखिए, X पदार्थ हम जान ही गए कि X पदार्थ का नाम बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है। तो देखिए, इसके जल के साथ अभिक्रिया को लिखना है। तो देखिए, CaO प्लस H2O। तो देखिए, CaOH, O इसमें, तो देखिए O भी 2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो लिख देंगे CaOH का होल ट्वाइस और प्लस उष्मा। चलिए इसे थोड़ा सा अपनी भाषा में समझते हैं। देखिए, अपनी भाषा में यह है कि अगर हम सफ़ेदी कराते हैं, चूना कराते हैं, तो उस चूना का नाम क्या है? तो उस चूना का नाम है बिना बुझा हुआ चूना। चूना का सूत्र क्या है? चूना का सूत्र है CaO। अब देखिए, चूना जो हम घर पे करेंगे तो उसे क्या करते हैं, सबसे पहले पानी में घोलते हैं। पानी में घोलते हैं, उसके बाद क्या होता है, 1 या 2 मिनट के बाद जो ही हम उसे पानी में उसे चूना को डालते हैं तो वो खौलने लगता है। क्या करने लगता है? खौलने लगता है। तो वही है कि जल के साथ बिना बुझा हुआ चूना का समीकरण लिखिए। तो देखिए, जो ही हम बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO में जल रखेंगे तो क्या बना लेता है? CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है और प्लस उष्मा, वह काफ़ी गर्म हो जाता है, कुछ समय के लिए उसे छोड़ा जाता है, तब हम सफ़ेदी करते हैं।
मेरा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है, जब लोहे के किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोहा का किल है यानी Fe है, प्लस कॉपर सल्फेट है यानी CuSO4 है। यह दोनों में अभिक्रिया हो गया, तो ये दोनों में अभिक्रिया हो जाएगा तो वह हो जाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा हो जाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए यानी विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए ये CuSO4 है, ये Fe है, तो Fe क्या करेगा? SO4 को अपने में मिला लेगा, हो जाएगा FeSO4 प्लस जो बच जाएगा वह बच जाएगा Cu। तो देखिए यही लिखे हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो वह कॉपर को ही विस्थापित कर देता है। किसको विस्थापित कर देता है? कॉपर को ही विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। कौन सा सल्फेट बनाता है? तो आयरन सल्फेट बनाता है। अब आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग, पहले जो गहरा नीला रंग था वह अब मलिन हो जाता है और हल्के रंग में बदल जाता है। कौन सा रंग में बदल जाता है? हल्के रंग में बदल जाता है। जैसे Fe प्लस CuSO4, अभी जो यह था वह नीला रंग में था। कौन सा रंग में था? नीला रंग में था, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद यह FeSO4 मलिन रंग का हो गया। कौन सा रंग का हो गया? मलिन रंग का हो गया। तो चलिए आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो मेरा प्रश्न है वह है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए नाम ही है संतुलित। समंतुलित मीन्स होता है कि बराबर, क्या होगा? बराबर, यानी वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह, अभिकारक और उत्पाद के परमाणु या परमाणु समूह के बराबर होता है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, तो देखिए रासायनिक समीकरण में अभिकारक यानी जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे यहाँ पे 2H2 प्लस O2। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 परमाणु है और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, और जब यह भाग ले लिया तो उसके बाद उत्पाद जो बना वह बना 2H2O यानी जल बना। तो देखिए हाइड्रोजन का 4 भाग और ऑक्सीजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का भी 2 भाग। तो देखिए जितना बाएं तरफ है उतना दाहिने तरफ है, तो यही संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह उत्पाद के परमाणु या परमाणु समूह के बराबर होता है, उसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इससे भी आपको डिटेल में समझना है तो केमिस्ट्री भाग 1 जाकर में पहले पढ़िए और उसके बाद भाग 6 में आइए। अब देखिए ये तो एक प्रश्न का हो गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। और देखिए इसमें डबल प्रश्न है, एक और प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाले बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे भी हम BM टिक कर लेते हैं, ठीक ना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार को एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा यानी भार होगा, उतना ही उत्पाद का भी होना चाहिए। इसीलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2H2 प्लस O2, तो देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है वह 1 होता है, तो देखिए 1 तो 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन का जो होता है वह होता है 16, 16 दूनी 32, ये हम दोनों को जोड़ दिए तो 32 और 4 हो गया 36। अब देखिए यहाँ 2H2 है तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32, तो 32 और 4 36। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक का जितना भी परमाणु द्रव्यमान होगा वह उत्पाद का भी होना चाहिए।
तो रासायनिक समीकरण संतुलित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अभिकारक का भी 36 है और उत्पाद का भी 36 है, इसीलिए यह क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखे जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। आपको 3 उदाहरण लिखना है एक एक करके, जिसमें एक में ऊष्मा आना चाहिए, एक में प्रकाश आना चाहिए और तीसरा में विद्युत आना चाहिए। तो देखिए पहला जो है वह ऊष्मा के लिए CaCO3, तो CaCO3 ऊष्मा डालेंगे इसमें तो CaO और CO2 दो भागों में बट जाएगा। दूसरा प्रकाश के लिए 2AgCl, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में यह 2Ag + Cl2 हो जाएगा। तीसरा है विद्युत धारा यानी 2H2O, तो देखिए 2H2O को में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हो जाएगा 2H2 और प्लस O2, 2H2 + O2। तो चलिए यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी आप टिक कर लीजिए और एग्जाम में जाने से पहले इस प्रश्नों को बार बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा। खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, यानी देखिए आप लोग देखते होंगे कि चिप्स का थैली हो या लेज हो या कुरकुरे हो, वह हमेशा भरा रहता है, उसमें खाने वाला मटेरियल कम और जो हवा रहता है वह काफ़ी अत्यधिक रहता है। तो देखिए उसमें हवा नहीं, उसमें जो गैस रहता है वह नाइट्रोजन रहता है। क्या रहता है, नाइट्रोजन, ताकि अधिक दिनों तक प्रयोग में लाया जा सके। तो देखिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो देखिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को क्षति से बचाने के लिए, क्षति से यानी खराब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। कौन सा गैस भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे पदार्थ हवा में संपर्क आने के बाद उपचयित होकर विकृत गंधिता हो जाती है, यानी अगर वायु में संपर्क में आएगा तो यह पदार्थ जल्दी ही खराब हो जाएगा, जिसके कारण उसमें गंध एवं स्वाद बदल जाता है। इसीलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है।